स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं। जो चैप्टर का नाम हमारा है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। इस चैप्टर को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। वैसे तो हिस्ट्री बहुत लोगों को बहुत बुरा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है, मगर कोई बात नहीं, हम फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी बेहतर लगे ये सारी चीज़ें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बैक टू बैक जितने भी टॉपिक्स आते चले जाएंगे चैप्टर्स में, वो चैप्टर्स हम आपको, वो सारे टॉपिक्स आपके सामने हम क्लियर करते चले जाएंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लास 9 एंड क्लास 10, इन दोनों क्लासेस के आपके सामने वीडियोस हम बैक टू बैक लेते चले आएंगे। खैर, बिना समय को वेस्ट किए हम आपके सामने ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक्स हम लोग चलेंगे। एक स्लॉट में आपको एक टॉपिक मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्लॉट में नेक्स्ट टॉपिक, और जब एग्जाम बहुत नजदीक आ जाए तो हम आपको वन शॉट वीडियो भी बना करके देंगे। तो फिलहाल जो हमारे पास जो चैप्टर है वो क्या है हमारा। और एक और बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भेजिए जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी, और जो आप मतलब कुल मिलाकर के आप सभी लोगों के पास भेजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये चैप्टर्स जो है वो अच्छी तरीके से वो पहुंचे। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो भाई सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर के हेडिंग को एक बार समझ लेते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है। वैसे चैप्टर 1, 2, 3 आपने पढ़ा हुआ होगा, या नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड करेंगे, इसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये चैप्टर जो हमारा वो थोड़ा सा अलग है बाकी सारे चैप्टर्स से, बाकी सभी चैप्टर से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? इसमें आप एक अलग सा ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ने को मिलेगा हमको। इसमें पूरा इंडिया के रिस्पेक्ट में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। बाकी हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं चैप्टर 1 में, 2 में, 3 में, फ्रांस को लेकर के, जर्मनी को लेकर के, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है वहां पर। खैर, तो हमारा चैप्टर सबसे पहले क्या आता है, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी। फॉरेस्ट सोसाइटी जो हमारा टर्म है, अगर इस टर्म को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारा क्या हो जाए। जैसे मान लीजिए कि जंगल है, जंगल के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते हैं, और ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी जो बेसिक एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हैं या जो बेसिक नीड्स है उनके लाइफ की, वो सारी चीज़ें जंगल से आती हैं। चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, वो रहते जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट ही है। एक बड़ा सा समाज टाइप का वहाँ पे बना हुआ होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह रहती है, और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहती है उस जंगल के ऊपर। तो वो कंबाइनली जो है वो क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, दैट इज कॉलोनियलिज्म। अगर कॉलोनियलिज्म को अगर हम समझते हैं तो कॉलोनियलिज्म हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, थोड़ा सा ज्यादा पीछे चले जाए, तो क्या है वहां पर कि 100, 200, 300 साल पहले, 400 साल पहले आप देखेंगे वहां पर बहुत सारे राजा महाराजा जो हमारे देश में राज किया करते थे। सभी की आपस में बनती नहीं थी, मतलब कुछ लोगों की बनती भी थी, ऐसा नहीं कि सभी लोगों की नहीं बनती, कुछ लोगों की बनती थी। तो क्या होता था कि वो आपस में कभी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के वो आपस में लड़ा करते थे। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो एज अ ट्रेडर वो आए थे, मतलब वो चाहते थे कि अपने चीजों को यहाँ आकर के बेचे और मुनाफा कमा करके वो मतलब चले जाए। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि भाई लोगों के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है, राजाओं के अंदर या ये जो अलग अलग एम्पायर वगैरह ये सारी बड़ी, इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे पास एक मौका है, हमारे पास एक मौका, एक काम करते हैं कि हम जो है धीरे धीरे ट्रेडिंग भी करते रहते हैं और अपना थोड़ा बहुत वर्चस्व बढ़ाते चले जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा कि हम इनके ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करते चले जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कुछ होता चला गया कि पहले वो ट्रेड करते चले गए। आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, आप क्लास 8 में पढ़े हैं, उसके पहले भी आप पढ़े होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। तो शुरुआत में वो ट्रेड करते हुए आए थे हमारे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते चले गए, हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो उनकी जो कंट्रोलिंग है वो पॉलिटिकल पावर्स तक पहुंच गई। वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लिया, उन्होंने सोशल तरीकों से लोगों को भी अपने में मोटिवेट करके या किसी भी तरीके से वो टैकल करके अपने अंदर मिलाते चले गए। तो क्या हुआ कि हमारा देश एक वक्त में पूरी तरीके से अलग अलग राजाओं के अंदर में था, और बाद में चलकर के ये पूरी तरीके से कॉलोनाइज हो गया। किनके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। वैसे बहुत सारे अलग अलग लोग भी आए थे, डच के आए थे, पोर्तुगीज के आए थे, पॉलिश लोग भी आए थे, लेकिन इस जो कॉलोनाइजेशन का जो रेस है, इस रेस में कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिशर्स वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए, और उन्होंने ही लगभग कई सालों तक देश के ऊपर राज किया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो कॉलोनाइजर जब हमारे देश को एक तरीके से एज अ कॉलोनी किए, तो ये जो बीच का पूरा बाउंड्री है, ये जो पूरा बाउंड्री नहीं सॉरी ये जो पूरा सफर है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कंबाइनली कॉलोनियलिज्म कहलाता है। तो ये हमारे चैप्टर्स का दो जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसको हमने यहाँ पर समझा। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है
कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सीबीएसई का जो बुक है, दैट मीन्स हिस्ट्री का क्लास 9 का जो बुक है, उसको आप ओपन करके रखिए, ताकि आपको क्या मिले कि चैप्टर्स में हम आपको क्या क्या पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिले। थोड़ा सा डेप्थ में चले जाएंगे तो बोर नहीं होना है, आप बस चैप्टर्स को देखते रहिए, आप बोर नहीं होंगे। हम अगर मान लीजिए कहीं आपको बोरिंग सा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, सर आप थोड़ा सा इस तरीके से बता दो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आता, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से आपको समझाएं। तो क्या क्या पढ़ेंगे जरा देखिए, हमने इधर एक लैपटॉप खोल के रखा हुआ है ताकि हम जो है चैप्टर का पीडीएफ है उसको हम देखते रहे। तो हमारे पास क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमको, डिफॉरेस्टेशन इश्यूज रिलेटेड टू इट, उसके बाद हमारा कमर्शियल फॉरेस्ट्री है, उसके बाद हमको यहाँ पर स्टोरी ऑफ बस्तर, जावा, इंडोनेशिया, इन सभी चीजों के बारे में भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब क्या क्या है कि किस तरीके से ये डिफॉरेस्टेशन हुआ, क्यों हुआ, आखिर उनके पीछे क्या, उसके पीछे क्या मोटिव था, एक स्टोरी भी है, एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास बस्तर और जावा को लेकर के हमारे समझाया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन हमने लिखा नहीं है, व्हाई डिफॉरेस्टेशन लिखा है, इसके पहले आप समझेंगे व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। तो जो छोटे क्लासेस है, बहुत छोटे क्लासेस से आप पढ़ते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, दरादर तरीकों से पेड़ों की कटाई जो होती रहती है ना, कि मतलब भाई काटते रहो पेड़, पूरी तरीके से पेड़ काटते रहो, और एक लार्ज स्केल पर जब हो रहा होता है ना, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है हमारा। मतलब काटते चले गए पेड़, वो पूरी तरीके से डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, द डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्टेशन। ये एक छोटा सा लाइन है, बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं जो एग्जैक्टली इस मीनिंग को डिफाइन करता हो। आगे देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि इट इज नॉट अ न्यू फिनोमिनन and during colonial rule it become more systematic and extensive। ऐसा नहीं है कि वो इनके आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद ये पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा शुरू हो गई। पहले भी काटे जाते भाई साहब, पहले भी काटे जाते थे, मगर ऐसे नहीं जैसे अंग्रेजों ने काटना शुरू किया था, वैसे बिल्कुल भी नहीं। पहले जो पेड़ काटे जाते थे वो कैसे काटे जाते थे, जैसे मान लीजिए कि हमको जरूरत पड़ा कि हमको घर बनाना है, हमको घर में मान लीजिए कि ये हमारा घर है, उसमें चौखट लगाना है। अब चौखट तो लकड़ी का ही लगेगा ना, आज के समय में एल्युमिनियम का लगता है, पहले तो चौखट लकड़ी का ही लगता था। तो चौखट लगाना है या दरवाजा लगाना है, कुछ भी सोफा बनाना है, कुछ भी, मेहमान जो घर में आ जाते हैं, मेहमान लोगों को कहाँ बिठाते, आज वाला वक्त थोड़ी कि भाई प्लास्टिक की कुर्सी हमारे पास उसमें बैठ गए। पहले क्या होता, लकड़ी वगैरह का कुर्सी वगैरह हुआ करता, उसमें आराम से मेहमान जो ऐसे करके बैठा करते थे। तो कहने का मतलब है कि सोफा बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, ये सारी चीजें। अब पलंग से याद आया कि मान लीजिए बहुत वक्त पहले की अगर बात करें, बहुत सारे पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो घरों में खटिया हुआ करता था, वो रस्सी से बांध कर खटिया हुआ करता था, और जब हम उस पर ऐसे करके बैठा करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि रस्सी जो है बीच में खाली रहता था और पीछे से पूरा जो हमारा तरबूज है वो पीछे लटक जाता था, पूरी तरीके से डंप हो जाते थे उसमें, मतलब, और बाकी सभी लोग हंसने लगते थे। मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर्स हमारा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बहुत सारी स्टोरीज डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो खैर आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो पहले होती थी कटाई जरूरत के हिसाब से, अब क्या होती है अंग्रेजों के हिसाब से। जो अंग्रेज लोग जो इस चीज को, पेड़ों की कटाई बहुत मास लेवल पर, लार्ज स्केल पर करना शुरू किए, तो क्यों किए, उनका अपना फायदा था उसमें, है नहीं, क्या क्या फायदा था वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्या आता है हमारे पास, कुछ रीजंस दिए हुए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता था, पेड़ की कटाई क्यों होती थी। तो कुछ टॉपिक्स, ब्रॉड हेडिंग्स हमारे पास दिए हैं, जिसको वीडियोस बाय वीडियो हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको क्लियर करेंगे लैंड टू बी इंप्रूव्ड। ये पहला उनका जो है एक स्टेटमेंट था कि जमीनें जो है उसको इंप्रूव करना है। भाई साहब, आपने जो जंगल लगाया हुआ है ना, पूरा जंगली है, कुछ नहीं है इन जंगलों में, क्या रखा है भैया, ऐसे कमंडल लोगे, धोती पहनकर चल दोगे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप इसको हटाइए, इसको सिस्टमैटिक वे में आप पेड़ लगाइए ना, कौन सा पेड़ आपको चाहिए वो पेड़ लगाइए। आप ये जंगलों की तरफ, मतलब जंगलियों की तरफ पूरा का, जंगली क्या, जंगल तो है, जंगली क्या, मतलब जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे कहीं भी पेड़ निकल रहा है इस तरीके से, तो पूरा वाइल्ड लग रहा है, वाइल्डनेस है पूरी तरीके से, तो उसको थोड़ा सा बदलना है। हालांकि इन सभी चीजों के पीछे उनका कुछ अपना मोटिव था, वो मोटिव हम आपको बताएंगे। तो क्या क्या उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए कि अगर वो लैंड टू इंप्रूव के अंतर्गत वो क्या क्या चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशंस एंड कंसीडरिंग फॉरेस्ट एज अनप्रोडक्टिव। उन्होंने इसके पीछे रीजन दिया, जैसे उन्होंने अगर कहा कि लैंड टू बी इंप्रूव्ड, इसके पीछे जो है उन्होंने क्या कहा, उनके पीछे उन्होंने तथ्य दिया, उनके पीछे कुछ रीजंस दिए। क्या दिए कि भाई हम मतलब अगर हम मान लीजिए कि अगर अलग तरीके से अगर यहाँ पर जमीनों में पेड़ पौधा वगैरह कुछ भी ऐसा लगाते हैं जो एक एज अ रॉ मटेरियल किसी कंपनी वगैरह में काम करता है, दैट मींस एज अ रॉ मटेरियल हम उसको लेकर के जाते हैं, तो इससे आपका ही बेनिफिट होने वाला है।
मतलब मान लीजिए कि आप पेड़ लगाएंगे और हम आपसे खरीद कर ले जाएंगे, वो बात अलग है कि भाई कितने में खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, जबरदस्ती खरीदेंगे। आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी होंगी, बड़ा बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है भाई साहब, अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया है लोगों के साथ। आप कोई मूवी उठा के देख लीजिए जिसमें अंग्रेजों का चर्चा वगैरह हो, कुछ भी ऐसा, इंडियंस के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है। खैर छोड़िए, वो अलग एस्पेक्ट है। तो भाई हमारे पास क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर जंगलों की कटाई करते हैं जमीनों को एज इंप्रूव करने के, इस टर्म के बेसिस पर अगर कहते हैं, तो आप जंगलों की कटाई कर दीजिए, फसल वगैरह लगाइए, ग्रेन्स वगैरह उपजाइए, और फिर आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होने वाला है। अपने घर का भी लालन पालन जो है, सो जो एकोमोडेशंस, जो बेसिक नीड्स वगैरह, वो सारी चीजें आप पूरा वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपकी प्रजाति, सॉरी आपके जो लोग हैं आपके घर में, मान लीजिए आज 5 लोग रहते हैं, कल की डेट में 10 लोग रह रहे हो, परसों 15 लोग रह रहे हो, तो कैसे मीट करेंगे आप इनके रिक्वायरमेंट्स को? तो जाहिर सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जमीनें क्लियर करनी पड़ेगी, आपको फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाई डिफॉरेस्टेशन, क्यों, आखिरकार क्यों, इसके अंतर्गत ये वाला सेक्शन है, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, जो अंग्रेजों का अपना जो माइंडसेट था कि आखिरकार जंगलों की कटाई क्यों होनी चाहिए, तो भाई उन्होंने स्लीपर्स के लिए सोचा हुआ था पहले। देखिए ये धीरे धीरे बाद में आता है, धीरे धीरे ये टर्म्स आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लांटेशंस। इनसे भी उनको ही फायदा होने वाला है, इससे भी उनको ही फायदा होने वाला है। जंगलों की कटाई करो, प्लांटेशंस करो, टी प्लांटेशंस लगाओ, हमारे हिसाब से जो भी हमको जरूरत पड़ता है वो सारे पेड़ पौधे लगाओ, हम आपको पैसे देंगे। और पैसे कितने देंगे? सिर्फ उतना ही जितने से आप सरवाइव कर सके, सिर्फ उतना ही। होता है ना कि किसी के घर में अगर आप काम करते हैं, पैसा सिर्फ उतना ही देंगे आपको जिससे कि आप अमीर नहीं हो सके, लेकिन कम से कम जो है आपका घर बार जो है चल सके। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास लैंड टू इंप्रूव के सेक्शन में हमारे पास देखिए क्या क्या आता है कि 1600 यानी कि 1600 के टाइम का अगर हम लोग बात करते हैं, तो 1/6 जो लैंड है हमारा, वो क्या है, अंडर कल्टीवेशन। मात्र अगर मान लीजिए कि पूरे जमीन को अगर 6 भाग में बांट दें, तो मात्र 1 भाग जो है वो केवल कल्टीवेशन कैटेगरी में आता था। लेकिन अगर आज के वक्त की अगर बात करें, थोड़ा सा पहले, आज नहीं थोड़ा सा पहले, या आज की भी ले ले, तो आधा या आधा से ज्यादा जमीनें जो है वो कल्टीवेशन में यूटिलाइज की जाती हैं। लोग खेती करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए जरा कितना ज्यादा डिफरेंस जो है हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या है कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि आज आधा से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है यहां पर कि जो पॉपुलेशन है जो उस टाइम पर थी, अगर 1600 की बात करें, इस टाइम पर जो पॉपुलेशन हमारी थी, इससे कई गुना ज्यादा पॉपुलेशन आज है। एक एक लोगों के 10-10 12-12 बच्चे होते हैं। अगर वो एक साथ फील्ड में उतार दें, तो भाई साहब 11 आदमी फील्ड में काम करते हैं, उसमें वो छक्का चौका लगाने वाले में, मतलब क्रिकेट वाले में, यस क्रिकेट वाले में, सही बोला आपने, क्रिकेट के बारे में। तो उसमें वही लोग भाई बहन सब मिलकर के पूरा का पूरा क्रिकेट निकाल देंगे एकदम से। 2 परिवार मिलकर के पूरा टीम बना लिए और जो क्रिकेट खेल लिए, बात खत्म हो गया। खैर, तो क्या है हमारे पास कि पीसेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जैसे जैसे उनकी जो है पॉपुलेशंस बढ़ी, उन्होंने उनके घरों में जो है फूड वगैरह का डिमांड्स वगैरह बढ़ता चला गया, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको बढ़ाना शुरू कर, दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ों की कटाई और भी ज्यादा शुरू कर दी, और जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होगा उनके फैमिली का कि इतना जमीन चाहिए फूड वगैरह के लिए, तो वो सारी चीजें करने शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्या आता है कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड प्रोडक्शंस ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन एक्सपैंडेड, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, उसका ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांडेड मोर फूड क्रॉप्स। अब यहाँ पर क्या समझाया गया हमको, देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है सीबीएसई का जो हमारा बुक है एसएसटी का, उसको आप खोल करके रखिए, पेज बाय पेज आप पलटते चलिए, कुछ चीजें आपको मिलती चलेंगी और बाकी हम आपको बताते चलेंगे, तो दिक्कत नहीं है, आप अंडरलाइन भी करते चल सकते हैं उसको, है ना। तो क्या है भाई कि जैसे जैसे जो ब्रिटिश का जो साम्राज्य बढ़ता चला गया, या यूं समझ लीजिए कि ब्रिटिश का टाइम पीरियड आता चला गया, वो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होते चले गए, तो क्या होता चला गया, कमर्शियल क्रॉप्स को लेकर के उन्होंने जोर डालना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? उनको चाहिए रॉ मटेरियल, उनको चाहिए रॉ मटेरियल अपने कंपनी के लिए कि आप अपने यहाँ जूट उपजाइए, उसका फसल कीजिए, और उसको हम जो है सो हम लेकर के अपने यहाँ चले जाएंगे और वहां पर उसका फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे और वापस हम आप ही के पास आकर के बेचेंगे। ऐसा नहीं कि खाली हम ही बेचते थे, और भी लोगों को बेचते थे वो लोग, हाँ, लेकिन हमारे यहाँ भी बेचते थे, हमारा ही रॉ मटेरियल, हमसे बहुत कम पैसे मिलेंगे और वापस यहाँ ला करके बहुत महंगे दामों में, या एक ऐसे दाम में बेच दिया जो कि उस वक्त पर इंडिया में उतने कम प्राइसेस पर बनाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि हम लोग मैकेनिकली तरीकों से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं थे, लेकिन वो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा इंप्रूव थी इंडस्ट्रियल
को लेकर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के, इसलिए उनमें मैन जो ह्यूमन लेबर है वो बहुत कम लगता था, इसलिए लागत कम पड़ता था। हमारे यहाँ लागत बहुत ज्यादा पड़ता था बिकॉज हमारे यहाँ ह्यूमन लेबर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। आगे क्या हमारा ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन डिमांड मोर फूड क्रॉप्स। अब बात आती है कि शहरीकरण हो रहा है बहुत सारी जगहों पर, बहुत ज्यादा शहर बन रहे हैं, नए नए शहर कस्बे वगैरह बन रहे हैं, तो वहां पर लोगों को फूड्स और भी ज्यादा चाहिए। वहां पर खेती लोग बहुत सारे बहुत कम लोग खेती कर रहे हैं, तो उनको भी इन्हीं चीजों से लाभ मिलने वाला था। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि वाई डिफॉरेस्टेशन लैंड टू बी इंप्रूव्ड, इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। तो क्या क्या हो जाता है हमारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट कंसीडर्ड फॉरेस्ट एज अनप्रोटेक्टिव एंड फुल ऑफ वाइल्डनेस, जो कि हमने आपको पहले बताया था। वो केवल समझा रहे हैं लोगों को, वो समझा रहे हैं लोगों को, बाकी इनका मोटिव कुछ और है, उसके पीछे बताएंगे हम आपको कि कॉलोनियल गवर्नमेंट, वो हमने आपको बता दिया, लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन बिटवीन 1880 से लेकर के 1920, कल्टीवेटेड एरिया इंक्रीज बाय 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स। हमने मेंशन किया होगा यहाँ पर, शायद हमने नहीं किया हुआ है, तो करीब यहाँ पर क्या दिया हुआ, हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है कि भाई 1880 से लेकर के और जो है 1920 के अप्रोक्स में जो है हमारा कल्टीवेटेड एरिया वो बढ़कर के कितना हो गया था, 6.7 मिलियन हेक्टेयर ये हो गई थी यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है भैया कि ये सारी चीजें बढ़ गई, मतलब इतना ज्यादा जो है वो कल्टीवेशन एरिया जो है, खेती की जो जमीनें हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, शो दैट द ब्रिटिश कुड गेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू। अब यहाँ पर एकदम एकदम बिल्कुल सही बात आती है कि अगर आप खेती बहुत ज्यादा करेंगे, मान लीजिए आप खेती बहुत ज्यादा करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे कि सरकार को जो है, दैट मींस जो उस समय जो गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको आप क्या करेंगे, टैक्सेस बहुत ज्यादा दिया करेंगे, बहुत ज्यादा उनको मिलेगा भी। मतलब एक तरफ आपको उलझा दिया उन्होंने, एक तरफ उन्होंने जो है लॉलीपॉप दे दिया आपको, भाई आप खेती कीजिए और खेती करने के बाद जो है आपको टैक्स मतलब आप उसको बेचिए, शहरों में बेचिए, बाकी लोगों को, नीडी पीपल्स को दीजिए, अपना खुद का भी जो है सो भरण पोषण कीजिए। और धीरे धीरे इन्होंने टैक्स इम्प्लांट करना शुरू कर दिया सभी लोगों के ऊपर, जो बहुत भारी पड़ता था लोगों के ऊपर। आगे है एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन इज सीन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट इन केस वी मिस्ड इट बिकॉज फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड विदिन which in turn give many other problems। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, ऐसा नहीं कि आज ही के वक्त में इकोनॉमिस्ट हुआ करते होंगे, एनवायरमेंटलिस्ट हुआ करते होंगे, पहले भी हुआ करते थे, लोग जताते थे, परेशानी बताया करते थे। अब यहाँ पर क्या बात समझाई गई है कि जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए हमने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया, बहुत मास लेवल पर फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत कम फॉरेस्ट रह जाएंगे। अब जैसा कि आप छोटे क्लासेस में पढ़ते रहे, ऑक्सीजन को लेकर के और भी चीजों को लेकर के, रेन्स को लेकर के, वाटर डिपिंग को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, सॉइल इरोशन को लेकर के, तो फॉरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जंगलों का होना जरूरी है, ताकि मिट्टी को होल्ड करके रख सके वो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ठीक है कल्टीवेशन के लिए एरिया को क्लियर करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ तो छोड़िए, आप इतना ज्यादा क्यों मतलब जो है पेड़ों को काटते चलते चले जा रहे हैं। तो अंग्रेजों का तो एक मोटिव था कि भाई हमको रेवेन्यू मिलता रहेगा। और भी चीजें हैं, हमने आपको बताया हुआ है कि स्लीपर्स ऑन ट्रैक्स एंड प्लांटेशंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग इस चीज को पढ़ते चले जा रहे हैं, इस चीज को पढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई ऐसा तो लग तो रहा था कि ठीक है जमीनें जो है सो कल्टीवेशन में इन्वॉल्व की जा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि लोगों को फायदा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ तो खो रहे हैं। क्या खो रहे हैं हम? एनवायरमेंट को अगर हम कंसिडर करके अगर चलते हैं तो हम बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। आप समझ सकते हैं, काफी छोटे क्लासेस से आप इस चीज को समझते रहे कि पेड़ का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है हमारे लिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास या आपके बुक में जो है 2-3 फोटोग्राफ्स अगर हो सके तो दिए होंगे, जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, उसका डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ये दो चीजें आपको वहां पर दी गई होंगी। पेड़ की कटाई जो है सो कितनी ज्यादा बड़े स्तर पर होनी शुरू हो गई थी, और जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ ही रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने पढ़ा है कौन सा 1.1 हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग 1.2 पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके देन, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा बेहतर तरीके से हो आपके सामने रिप्रेजेंट करें। अगर कोई भी एक छोटा सा टर्म भी छूट जाता है ना भाई साहब, तो हमें बताइए, हम उसका जिक्र करेंगे, हर हाल में वीडियो में मेंशन करेंगे। और बस तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।